नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। माय नेम इज़ रोहित और आज हम करने वाले हैं 9 चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पैसेज। ये जो पैसेज है ये अबुल फजल से रिलेटेड पैसेज है। अबुल फजल हमको पता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसका दरबारी लेखक था अबुल फजल। तो आइए देखते हैं क्या है इस पैसेज में। पैसेज की हेडिंग है तस्वीर की प्रशंसा में, यानी कि जो पिक्चर है, फ़ोटोज़ जो होते हैं उनकी तारीफ़ में। तो ये जो पैसेज है पूरा अबुल फजल से रिलेटेड पैसेज है और अबुल फजल ने चित्रकारी यानी पेंटिंग को लेकर अपने क्या विचार रखे वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अबुल फजल जो है वो पेंटिंग को एक जादुई कला मानता था। उसका कहना था कि कहानियों में अगर फ़ोटो डाल दिए जाए ना तो वो कहानियाँ बिल्कुल सजीव हो उठती हैं, यानी कि बिल्कुल लिविंग दिखती हैं, मतलब बिल्कुल मूवी की तरह बन जाती हैं। वो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो आंखों के सामने हो रही है। बिल्कुल बहुत पसंद करता था वो चित्रकारी को और बहुत तारीफ़ करता था चित्रकारों की। तो इसमें यही है पैसेज में। तो आइए पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ का उसके जैसे ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अबुल फजल कह रहा है कि कोई भी चीज़ हो उसको बिल्कुल वैसे ही उतार देना वो क्या कहलाता है, तस्वीर। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की। महामहिम वर्ड यहाँ पे अकबर के लिए यूज़ किया है अबुल फजल ने। तो यहाँ पर इस लाइन में कहा कि अपनी युवावस्था यानी अपनी यंग एज के स्टार्टिंग से ही महामहिम ने चित्रकारी, इस कला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पेंटिंग यानी चित्रकारी। चित्रकारी में अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी अभिरुचि व्यक्त की। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते थे। तो अकबर जो है वो इसे पढ़ाई के लिहाज से भी और इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिहाज से भी अच्छा मानता था और हमेशा इसे प्रमोट करता था, हमेशा इसे प्रोत्साहित करता था। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई थी, यानी अकबर के दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को चित्रकारी के काम में लगाया गया था। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लेपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब है हर वीक में कार्यशाला, शाही कार्यशाला का मतलब है जो अकबर ने अपने आदमी लगा रखे होंगे इन कामों में, चित्रकारी के काम में, लिखाई के काम में, उनमें जो निरीक्षक थे यानी जांच परख करने वाले लोग थे और लिपिक यानी कि जो पूरी जो भी ये पेंटिंग्स वगैरह है इनकी देख रेख रखता था। लिपिक का मतलब वैसे होता है लिखने वाला, पर लिपिक यहाँ पर एक अधिकारी है जो इन पूरे लेखे जोखों के ऊपर ऑफिसर की तरह काम करता था। तो इसमें यही लिखा है कि हर हफ्ते में जो निरीक्षक हैं, जो जांच परख करने वाले लोग हैं और जो लिपिक लोग हैं, वो जितने भी नए नए कलाकार आते थे उनके कामों को मतलब पूरा जांच परख के हमेशा राजा के सामने उसे प्रस्तुत करते थे और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते थे। यानी महामहिम मतलब अकबर, प्रदर्शित उत्कृष्टता मतलब है दिखाई गई जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से जो बेस्ट कलाकार होता था उसको वैसा ही गिफ्ट या प्राइज़ दिया जाता था। कलाकारों को मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं और क्या होता है, हर हफ्ते जिसकी जितनी अच्छी पेंटिंग है उसका जो हर महीने की इनकम है, सैलरी जो है, उसको भी बढ़ाया जाता था। तो यानी अब तक हमें पता चला कि हर हफ्ते चित्रकारों के काम जो राजा है वो देखता था, उसके साथ साथ उन्हें प्राइज़ भी देता था और उनकी सैलरी वगैरह भी उन्हें हर महीने मिलती रहती थी। आगे लिखा है अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं। सर्वाधिक का मतलब है सबसे बेस्ट, उत्कृष्ट का मतलब बेस्ट होता है। तो ये जो सर्वाधिक और उत्कृष्ट जो वर्ड मिले इसका मतलब हुआ सबसे बेस्ट। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो उत्कृष्ट और सर्वाधिक मिलाकर बना सर्वाधिक उत्कृष्ट, यानी सबसे बेस्ट चित्रकार मिलने लगे हैं। अब्दुल फजल कह रहा है कि अब मुग़ल दरबार में भी बहुत बेस्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बिहजात जैसे चित्रकारों की अति उत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समक्ष ही रखा जा सकता है। तो ये जो कई वर्ड आ रहे हैं इनको देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लाइन है, सुन ले। बिहजात है एक राइटर का नाम, एक लेखक का नाम, या एक हम पेंटर कह सकते हैं इसे, पेंटर का नाम जो कि कहाँ पे था, मुग़लों के दरबार में था। तो आगे अबुल फजल ने लिखा है बिहजात जैसे चित्रकार हैं, उनकी अति उत्तम कलाकृति यानी उनकी
बेस्ट से भी बेस्ट पेंटिंग्स, उनकी बेस्ट से भी बेस्ट कला जो है को उन यूरोपीय चित्रकारों यानी जो यूरोप वाले हैं उनके उत्कृष्ट कार्यों यानी उनके बेस्ट जो उनका बेस्ट वर्क है ना उसके सामने रखा जा सकता है। यानी यहाँ के चित्रकारों की जो अब पेंटिंग्स हैं वो यूरोपीय चित्रकारों की पेंटिंग्स की टक्कर ले रही हैं। उसने किसका नाम लिया है? बीजाद। ये एक राइटर था अकबर के दरबार में। ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। तो ये कई वर्ड आए हैं, आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये पैसेज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पैसेज वैसे तो आप खुद भी पढ़कर कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। कोई जो ये वर्ड होते हैं इनमें आपको दिक्कत ना रहे, और आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, और जब एग्ज़ाम में पैसेज आएगा तो आप उसको अच्छे से और बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं, आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। तो आइए ये जो वर्ड्स हैं इनको समझ लेते हैं। सूक्ष्मता है पहला वर्ड। सूक्ष्मता का मतलब है बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल माइक्रो होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म वर्ड आपने पढ़ा होगा माइक्रो। सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, तो वही ये वर्ड है सूक्ष्मता, यानी बिल्कुल बारीकी से। दूसरा वर्ड है परिपूर्णता, यानी बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई भी कमी ना हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, वो परिपूर्ण हो। तो पहला वर्ड है सूक्ष्मता, बिल्कुल यानी बारीकी से। परिपूर्णता का मतलब है परफेक्ट। और तीसरा वर्ड है प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंट करना। तो ये अब यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता को अब चित्रों में दिखाया जाता है, दिखाई पड़ती है। तो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट चित्र दिखते हैं अब, जैसा जो घटना घट रही थी, जैसा ब्यौरा था, बिल्कुल वैसे ही चित्र अब हमारे जो चित्रकार हैं वो बना रहे हैं। तो आगे यही लिखा हुआ है, वह अतुलनीय है। तो यानी जो ये मुगल चित्रकार हैं ये क्या बना रहे हैं? ब्यौरे का बिल्कुल सूक्ष्म, परिपूर्ण ऐसा प्रस्तुतिकरण देते हैं जो कि बिल्कुल लाइव दिखता है, ऐसे इतने ब्यूटीफुल चित्र ये बनाते हैं। तो यही ये लाइन थी कि ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है, यानी उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही ज़बरदस्त है वो, बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती है। ये लाइन आप याद कर लें, अच्छे से समझ लें इसको, क्योंकि 2 नंबर में भी आपसे पूछ लेते हैं कि जो अबुल फजल है उसके क्या विचार थे इन पेंटिंग्स को लेकर। तो आप इसमें बताओगे कि अबुल फजल जो है वो ये मानता था कि चित्रों के डालने से निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान हो जाती हैं, यानी जिस चीज़ में जीवन नहीं है ना उसमें भी जीवन डल जाता है, बिल्कुल लाइव दिखती हैं वो। आगे है 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो चुके हैं, यानी अब जो है चित्रकार जो हैं 100 से भी ज़्यादा इतने बेस्ट हमारे दरबार में पेंटर हैं। अब हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खास तौर पर सही है, यानी जो हिंदू पेंटर्स हैं यहाँ के नेटिव जो होंगे भारत के, वो भी उनके दरबार में, मुगलों के दरबार में पेंटर हुआ करते थे, और उनको अबुल फजल ने बेस्ट पेंटर बताया है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे हैं, यानी उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनके जो चित्र हैं, जो हिंदू कलाकार हैं इनके दरबार में, उनकी जो फोटोज़ हैं वो सोच से भी परे हैं, यानी हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन होता है परिकल्पना, तो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छे हैं उनके फ़ोटोज़। उसके बाद है वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ ही लोग उनके समान पाए जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ढूंढने से भी वैसे लोग नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे। तो इससे हमें सारा पता चल गया कि अबुल फजल जो है वो चित्रकारी को एक जादुई कला मानता था और चित्रकारी में उसकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्रोत में दर्शाए काल में चित्रकला के बारे में अबुल फजल के क्या विचार थे? यानी जो ये ऊपर पैसेज दिया है इसमें मुगल काल जो है उस समय जो अबुल फजल है उसके क्या विचार थे? तो आइए देखते हैं। तो अब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा बता सकते हो कि अबुल फजल जो है वो चित्रकारी को बहुत पसंद करता था और उसे जादुई कला कहता था। इसमें भी यही लिखा हुआ है, चित्रकला के माध्यम से निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती हैं, यानी जिन चीज़ों में जीवन नहीं है उनमें भी प्राण आ जाते हैं। अबुल फजल ने चित्रकारी को जादुई कला कहा है। आप ये ऐसे ही पॉइंट बना सकते हैं आपके एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपका पैसेज में ही आए, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं कि अबुल फजल के क्या विचार थे चित्रकारी को लेकर।
ठीक है, तो आप यही बातें उसमें बताओगे। उसके बाद दूसरा है कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है। तो ये दोनों ही लाइंस अबुल फजल की कही हुई हैं, आप इन्हीं लाइंस को पे अपने एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मुगल काल में कलाकारों के स्तर में क्यों और किस प्रकार सुधार हुआ। मुगलों के समय में जो ये पेंटर लोग थे, इनकी जो कला थी वो क्यों निखरी और ज़्यादा बेस्ट कैसे हुई, ये दो बातें बतानी है हमें। तो अभी हमने पढ़ा था कि मुगल दरबार में बेस्ट पेंटर्स थे, उसके साथ साथ जो राजा है वो भी इन्हें बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ वगैरह देता रहता था और इनका जो मंथली इनकम है वो तो इनको दी ही जाती थी। तो यही इसमें लिखा होगा। तो आइए पढ़ते हैं इसको। सेकंड है मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे प्रतिष्ठित कलाकार बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली आए। ये दो पेंटर्स हैं, इनके नाम आप याद रखो, ये बहुत फेमस पेंटर्स हैं मुगलों के, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो ये दोनों ही बादशाह हुमायूं के साथ भारत में आए थे, दिल्ली में आए थे। तो ये एग्जाम्पल है कि बेस्ट क्यों थे। दूसरा है मुगल दरबार में बादशाह अकबर के सामने हर एक कलाकार का कार्य प्रस्तुत किया जाता था तथा महामहिम उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का मतलब है किसकी पेंटिंग कितनी बेस्ट है, उत्कृष्ट मतलब होता है बेस्ट, तो कितनी किसकी उत्कृष्टता है के आधार पर इनाम देते थे तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते थे। वही बात है कि जिसकी जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उसको उतना अच्छा पैसा मिलेगा और उतना अच्छा ही अवार्ड मिलेगा, ये अकबर करता था। तो इससे क्या हुआ, जो चित्रकार है उनको अप्रिसिएशन मिलता था, प्रोत्साहन मिलता रहता था और वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते रहते थे। तो दूसरा पॉइंट वही है ये कि डेली जो अवार्ड वगैरह है उनके मिलने से और अच्छा खासा पैसा मिलने से, उपहार मिलने से कलाकार लोग दिल लगाकर काम करते थे और बहुत ही सुंदर चित्र बनाते थे। उसके बाद तीसरा है चित्रकारों का दर्जा मुगल काल में काफ़ी बेहतर था। तो यही आप तीनों पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि क्यों सुधरा उनका स्तर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मुगलकालीन चित्रकारों की कृतियों की तुलना यूरोपीय चित्रकारों की कृतियों से क्यों की जाती है, दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप सिंपल बता दोगे कि इतनी ही सुंदर पेंटिंग्स थी इनकी जितनी की यूरोपियंस की थी। तो इसका आंसर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेहजाद जैसे चित्रकारों की कलाकृतियाँ यूरोपीय चित्रकारों के बेहतरीन कार्यों के समान थी। यानी जिस प्रकार की पेंटिंग्स बेहजाद बनाता था वो जो पेंटिंग्स हैं वो यूरोपियन जो पेंटर्स हैं उनके भी जो बेस्ट उनकी पेंटिंग्स हैं उनके जैसी थी बिल्कुल। तो बेहजाद की तारीफ कर रहा है अबुल फजल। दूसरा है मुगलकालीन चित्रकारों की कलाकृतियों में सूक्ष्मता, निर्भीकता और परिपूर्णता दिखाई पड़ती है जो अतुलनीय है। तो वही लाइन है कि उनकी पेंटिंग्स इतनी बेस्ट हैं, बिल्कुल सूक्ष्मता है उनमें, निर्भीकता है और परिपूर्णता है, बिल्कुल परफेक्ट हो पेंटिंग्स। तो आप यही इसको आंसर लिख सकते हो। आप हमेशा क्या करोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे, पेंटर्स के नाम याद रखोगे ताकि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछें, चाहे पैसेज में हो, वैसे आपसे दो नंबर में पूछते हो, 3 नंबर में पूछें, चित्रकारी के बारे में जब भी बात आए मुगल कालीन तो आप इनके नाम जरूर लिख देंगे और हमेशा उनकी तारीफ कर देंगे कि वो इतने अच्छे चित्र बनाते थे, यूरोपियन भी फेल थे उनके आगे। तो आप खुद भी इसके आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये पैसेज कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं अगला पैसेज। अगला पैसेज जो है ये भी अबुल फजल और अकबर से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है, यानी बिल्कुल अच्छे से अकबर के दरबार के बारे में बताते हुए वो कहता है, जब भी महामहिम दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। यानी जब भी अकबर दरबार में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए पूरा ढोल वगैरह बजाया जाता है और अल्लाह का गुणगान यानी कि मुस्लिम प्रेयर की जाती है। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र, पौत्र, दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं। यानी राजा के जो पुत्र वगैरह हैं, बेटे हैं, बेटी हैं और मंत्री हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको दरबार में एंट्री करने की परमिशन थी, वो सभी आकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जो उनका प्लेस है वहीं पर वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद है ख्याति प्राप्त विद्वज्जन तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको समझ लें आप। बाकी पैसेज में कुछ मुश्किल तो होता नहीं है, पर ये जो वर्ड्स हैं यही आपको कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, इसीलिए मैं ये पैसेज आपको करा रहा हूँ। तो जो ख्याति प्राप्त वर्ड है इसका मतलब होता है, ख्याति क्या होता है, प्रसिद्धि,
यानी आप कितने फेमस हैं, आपकी कितनी ख्याति है। तो ख्याति प्राप्त विद्वज्जन कौन होंगे? जो बड़े ही फेमस लोग होंगे उसके दरबार में। जैसे कि आपने बीरबल का नाम सुना है, तो बीरबल भी क्या हुआ? एक ख्याति प्राप्त विद्वज्जन। विद्वत का मतलब है एक विद्वान व्यक्ति तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण और अपने अपने एरिया में जो बेस्ट होंगे लोग। जैसे कोई पेंटर, जैसे बीजाद का नाम आया था अभी, तो वो क्या हुआ? वो भी एक बेस्ट आदमी हुआ दरबार के, अकबर के दरबार में, तो उसको भी खड़ा किया जाता होगा। और न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, यानी जब राजा आया तो सभी खड़े हो जाते थे उसके दरबारी, और जो न्याय अधिकारी हैं उसके, वो क्या करते थे? अपनी रिपोर्ट राजा के पास लेकर आते थे। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते थे और सभी मामलों के संतोषजनक निर्णय देते थे या उन्हें संतोषजनक ढंग से निपटाते थे। यानी अपनी सूझबूझ से, अपनी ही अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अपनी समझ से। तो राजा अपनी समझ से निर्णय सुनाता था कि कौन दोषी है कौन नहीं है, न्याय खुद ही करता था वो, और सभी संतोषजनक यानी तो सबको अच्छा लगे ऐसा निर्णय सुनाता था। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते थे, यानी दूसरे देशों से जो लोग अपने मतलब हुनर दिखाने आए हैं वो तैयार रहते थे जब तक राजा ये काम कर रहा है। और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते थे। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। यानी कि जैसे ही ये काम निपटा लेगा राजा, उसके बाद क्या होगा? उसके सामने कोई गायक आएगा, कोई कुश्तीबाज आएगा, कोई तलवार चला के दिखाएगा, यानी इंटरटेनमेंट के सारे काम करे जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि इसके बाद क्या होता है? मजाकिया लोग आते हैं, मदारी लोग आते हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले लोग आते हैं, सिंगर्स आते हैं, हर लोग जो है वो दरबार जो है उसमें उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं और राजा के सामने कुछ कुछ करतब करके दिखाते हैं। तो ये हुए मुगल दरबार में कुछ गतिविधियां, यानी मुगल दरबार में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ जो राजा करता था। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अकबर के दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन करें, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है शासक को किए गए अभिवादन के विभिन्न तरीके। ये सारा हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि दरबार किस तरीके से था और अभिवादन के क्या क्या तरीके थे। अभिवादन का मतलब होता है उसको नमस्कार करना, अपनी रिस्पेक्ट दिखाना राजा को। सम्राट अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था, स्पष्ट करें। तो एक एक आंसर पढ़ लेते हैं अब इनका। अकबर के दरबार के लगने से पूर्व ही एक विशाल ढोल पीटा जाता था और साथ ही अल्लाह का गुणगान किया जाता था। वही ये दरबार कैसे शुरू होता था? बिल्कुल ढोल वगैरह बजाए जाते थे। दूसरा है, सभी लोग यहाँ उचित स्थान पर बैठकर आदर प्रकट करने के उपरांत ठीक ठाक तरीके से खड़े होते थे, बिल्कुल अच्छे से लाइन में खड़े हो जाते थे सारे कि राजा आने वाला है। सम्राट के सामने न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश करता था। क्वेश्चन था ना कि कैसे दरबार शुरू होता था, तो क्या वही लाइंस आप बता रहे हो जो पैसेज में थी? उसके बाद है, सम्राट अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर हुक्म देता था, अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन देता था और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाता था। उसके बाद है, उसके दरबार में कई लोग अपनी कला और विशेष योग्यता आदि का प्रदर्शन करते थे, यानी अपना जो टैलेंट है और उनमें क्या क्या खास बात है वो सभी दिखाते थे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कोई पेंटर आ रहा है, कोई तलवारबाज है, कोई कुश्तीबाज है, कोई कुछ करतब करके दिखाएगा, कोई कुछ करके दिखाएगा, तो वो सभी लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते थे। तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था अभिवादन के बारे में। तो इसमें है, शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल हमने पैसेज में भी पढ़ी थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि जो व्यक्ति जितना झुककर राजा को अभिवादन करेगा उसका लेवल उतना ही नीचा होगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो है, मान लो कोई दूसरा राजा है अकबर के दरबार में, अकबर से छोटा है पर राजा की उपाधि है उसे भी, तो वो क्या पूरा लेट कर उसका अभिवादन करेगा? नहीं, वो केवल घुटनों पर बैठकर या केवल हाथ से कुछ नमस्ते वगैरह करके या आदाब जैसे करते हैं वैसे कर कर उसका अभिवादन कर सकता है। परंतु मान लो कोई आम लोग आए दरबार में, तो वो तो बिल्कुल लेट कर उसे अभिवादन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही बात लिखी हुई है कि अभिवादन के तरीकों से ये पता चलता था, यानी नमस्ते करने से या अपने इज्जत देने के तरीके से ये पता चलता था कि उस आदमी का स्थान क्या है राजा के सामने और दरबार के सामने।
तो इसमें है शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था, यानी वो किस लेवल का है। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही बात सारी। आत्म निवेदन का उच्चतम तरीका सिजदा या दंडवत लेटना था, यानी बिल्कुल लेट कर अभिवादन करना सबसे बेस्ट माना जाता था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम और जमी बोसी के तरीके अपनाए गए। यहाँ पे जनी लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, जमी बोसी आएगा यहाँ पे। तो जमी बोसी का मतलब होता है ज़मीन को चूमना। तो शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ, सिजदा जो था यानी लेट कर परिणाम करने की बजाय अब क्या तरीका आ गया, वो आ गया जमी बोसी और चार तस्लीम। तो ये आपको याद रखने हैं, हमने पहले पढ़ लिए हैं सारे। उसके बाद तीसरा है, बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता है, यानी उठते ही वो कुछ प्रार्थनाएं करता है। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए हुए छोटे छज्जे तथा झरोके में जाता है। तो हमने जो पूरा क्वेश्चन करा था मुगल दरबार का, उसमें सारी बातें हमने पढ़ी हैं। तो यही उसमें लिखा हुआ है कि छज्जे में जाएगा। इसके नीचे लोगों की भीड़ बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। यानी जो अकबर ये छज्जे में आकर, झरोखे में आकर लोगों के सामने हाथ हिलाता है, उससे क्या होता था कि लोग जो हैं वो और अच्छा मानेंगे राजा को, और लोगों के मन में अच्छी छवि बनेगी राजा की कि राजा हमारे लिए भी बहुत कुछ सोचता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आपने सलमान खान को देखा होगा अपनी खिड़की से बाहर आकर अपने फैंस को हाथ हिलाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो ये दरबार में जो अकबर है ये जाता था झरोखे में और आम लोगों के सामने हाथ हिलाया करता था, उनसे बातचीत किया करता था। तो इससे क्या हुआ, लोग जो हैं उसकी सत्ता को मानते थे, उसे बहुत अच्छा राजा मानते थे, उसकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बेताब रहते थे। तो ये था हमारे दोनों पैसेजेस, और ये पैसेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो 3-3 पैसेज आते हैं, और 3 पैसेज को अगर आप पहले से पढ़ के रखते हो तो आपको वहाँ पे सोल्व करने में बहुत आसानी रहती है। और 1-2 पैसेज तो ऐसे आते हैं जिनको आप डायरेक्ट पढ़कर सोल्व कर सकते हैं, और कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी नॉलेज नहीं लिखी होती और क्वेश्चन पूछ लेते हैं उन पैसेज से। तो इसीलिए आपको ये पैसेज पढ़ने चाहिए अच्छे से अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले ही अपनी बेस्ट तैयारी करके चलो और अच्छे से पढ़ते रहो। इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।